Good noon, students. Today I will start the first chapter of biology after the mind map. Now, the introduction of a chapter that is the life processes. What are the life processes? See, in a first para, it's about how we are going to differentiate between a living thing and a non living thing. Due to some of the movement or activity of a living thing, we can really assume that yes, these are the living thing. But here the question they are asking, ki, what about the plants? They are not alive. Everybody will say no, the plants are also alive. How do you say that a plant is also a living thing? Definitely because it grows. Because it really grows and it shows the growth in it, which reveals that yes, it's a living thing. Now, in our second para, as we are discussing about only the living and a non-living thing, the relevant point is that movement over very small scales will be invisible to the naked eye movement of the molecules. Yes, there is a movement of the molecules, but we can't see the movement of the viruses, means the microorganisms, we can't see their movements. So they are not alive. If we ask the question to the biologist, what he will answer? Yes, they are. How do you come to know? आप कैसे कह सकते हैं कि वायरसेस ये लिविंग बींग्स हैं, ये लिविंग है, इनमें लाइफ है? अब क्वेश्चन तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है. कुछ कहेंगे हाँ यस दे आर लाइव, और कुछ कहेंगे नहीं, वो तो अलाइव नहीं है. एक्चुअली वो लाइव्ड होते हैं, पर वो जब कोई रिएक्शन हमारे बॉडी में देते हैं, आरएनए स्ट्रक्चर्ड होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरी चीज़ आ गई. अब आप उस जगह पे नहीं पहुँचे, पर हाँ वो रिएक्ट करते हैं हमारी बॉडी में जब एंटर होते हैं. नाउ द थर्ड पैरा, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड क्यों होते हैं हमारी लाइफ में? वाई? सी, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं ये बहुत इसेंशियल होते हैं हमारे लाइफ में, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन अ लिविंग बींग. अगर मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे, सेल्स ही नहीं होंगे, तो हाउ वी आर going to learn about the different processes which are really relevant to the life or the processes of a life, right? In the third para you can easily see हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, अब जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत सारे टिश्यूज़ से बने हैं. टिश्यूज़ में बहुत सारे स्मॉल सेल्स होते हैं. सेल्स में भी अपने बहुत सारे स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? अब कोई जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं एनवायरनमेंट से. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो कोई भी फूड इंटेक को कर लेते हैं तो उनको दे डोंट नीड टू एक्सक्रीट, यानी वो डायरेक्ट उसको कंज्यूम करके उसे अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, उसको इंटेक कर लेते हैं. पर जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, सी नाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, है ना? तो ये सिंगल सेल्ड का आपको बता दिया. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ आते हैं, यानी कि जिनका कॉम्प्लेक्स होता है, जो स्ट्रक्चर होता है. तो कौन सी, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? तो हमारे पास बहुत सारे मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं. देखिए, अगर हम एक बार व्हेन वी आर बोर्न हियर, तो डेफिनेटली वी नीड अ ग्रोथ होती है, नेचुरल प्रोसेस है. पर कैसे हम नेचुरली बढ़ रहे हैं? तो दिस आर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है. तो जो ये मेंटेनेंस के फंक्शंस होते हैं, चाहे आप कुछ कर रहे हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो, whether you are doing something or you are not doing, even when you are sitting in a class and even if you are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are the life processes. अब ये कौन सी life processes है? ये हमने माइंड मैप में आपको पहले ही बताया. रेस्पिरेशन है,
न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी की सारी क्या है? हाँ, these are all the life processes. Control and coordination, life processes. Reflex action, life processes. ये सारी की सारी क्या आ गई हैं? आपके life processes आ गई हैं. So here the definition can be asked to you, what are the life processes? Okay. Now come to the next para. See, it's about the maintenance process. अब देखिए, वी रियली न्यू अबाउट द डैमेज एंड अ ब्रेक डाउन. हाँ, हमारे सेल्स डैमेज भी होते हैं, ब्रेक डाउन भी होते हैं. डन. अब ये ब्रेक डाउन भी हो रहे हैं, डैमेज भी हो रहे हैं, तो ये रिपेयर कैसे हो रहे हैं? इट गेट रिपेयर्ड बाय द एनर्जी. अब एनर्जी कहाँ से आ रही है? द एनर्जी इट कम्स फ्रॉम द फूड. अब फूड क्या है? द फूड इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये हमारे आउटसाइड बॉडी से हम कंज्यूम करते हैं, राइट. अब ये जो फूड होता है, इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वेरी टाइप्स के होते हैं. अब हमारे बॉडी के लिए तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं. एंड वी आर गेटिंग दिस न्यूट्रिएंट्स थ्रू द डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स. either you are going to consume, means cooked it, or either you are eating it in a raw form. Done. अब जो न्यूट्रिशन आप ये बॉडी में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल प्ले द रोल. यानी आउटसाइड मटेरियल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और उसको इनटेक करने के बाद में हमारे पास क्या फॉर्म हो जा रही है? एनर्जी फॉर्म हो रही है. और ये एनर्जी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूटिलाइजिंग इट फॉर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एज वेल एज फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द सेल और सेल्स. अब see here, the last 2-3 lines. Since life on earth depends on the carbon based molecule, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can use them different kinds of nutritional processes. हमारे पास different processes भी होती हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि आप ग्लूकोज जल्दी से इंटेक कर लोगे. जैसे अगर आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस होती है ना, तो हम लोग बोलते हैं जल्दी से आप चॉकलेट खा लो, या कोई लिक्विड शुगरी होता है वो आप इंटेक कर लीजिए, आपको इमिडिएटली बॉडी क्या करेगी? एनर्जी रिलीज़ करेगी. हाँ, ये होता है, क्योंकि वो इजीली एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो एनर्जी बहुत डायरेक्टली लिबरेट करता है. ग्लूकोज होता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट. अब ये ग्लूकोज आप बोलेंगे मैडम शुगर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में भी होता है. हाँ, होता है. कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, शुगर है, यस. बट शुगर का डायरेक्टली इंटेक करना और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बनाना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, राइट ना. तो हम किस तरह से अपने न्यूट्रिशन क्या करते हैं? बॉडी में इंटेक करते हैं. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अपनी अपनी अलग डिमांड्स होती हैं. यू गॉट दिस पैरा. नाउ आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन. द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड. यस, हर एक ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है एज पर द एनवायरमेंट. इसीलिए हम लोग अलग अलग तरह के फूड खाते हैं. इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स बनाए हैं. कोई ऑटोट्रॉपिक है, कोई हेटेरोट्रॉपिक है. हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक ऑल द प्लांट्स, एंड हेटेरोट्रॉपिक में हम लोग ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन आवर फूड. ठीक. अब ये आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी के जो हम लोग ले रहे हैं, आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमें मिल रही है, उसी से ही हमारी क्या हो रही है? हमारी बॉडी बिल्डअप हो रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, हमारे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है. हमारा जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है, फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्ट्रक्चर, वी आर हैविंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी आर नीडिंग, एंड वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द डिफरेंट फूड्स. नाउ सी हियर, oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecule. For this, many organisms use oxygen sources from the outside the body. अब कोई एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं. ये आप ऑलरेडी यू लर्नड इन योर अर्ली क्लासेस. तो मुझे ये आपको एक बार फिर से थोड़ा चलो रिवाइज करते हैं. एरोबिक एंड अनएरोबिक. एरोबिक ऑक्सीजन के इसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अनएरोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब हम लोग जो है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. मैं रेस्पिरेशन या लिविंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रोसेस की बात कर रही हूँ, है ना. तो हम लोगों को जो अगर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस भी अगर कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली वी नीड ऑक्सीजन. अब हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? क्या एपिडर्मिस ऑफ सेल्स ही सिर्फ वो फुलफिल करेंगे रिक्वायरमेंट? नहीं. सिंपल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग. अब आप रेस्पिरेशन लेते हैं तो बेसिकली वी नो कि हम ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं, CO2 हम लोग एक्सेल कर रहे हैं.
अब ये ऑक्सीजन जब अंदर जाता है हमारे बॉडी के, तो ये डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म बनाने के लिए. You got it, students, now? Okay. Now, proceed further. In a case of a single-celled organism, see, single-cells organisms जो होते हैं, they are directly attached with an environment. So, they are not having any gaseous exchanges, they are not having anything to excrete. जो हमारे पास में सारी प्रोसेस चलती है ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, सिंगल सेल जो डायरेक्टली अटैच रहते हैं वो सिर्फ फूड डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, वो कुछ और लिबरेट नहीं करते. दे ओनली नीड द फूड टू इनटेक, है ना. अब हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. यस, हमारा बॉडी डिज़ाइनिंग डिफरेंट होता है और हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो भी बहुत वेरिड होते हैं. अब क्वेश्चन आएगा आपके पास में कि क्यों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल मीन्स सिंपल फॉर्म क्यों नहीं वर्क कर सकता. डेफिनेटली वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और वो स्पेशलाइज फंक्शन करने के लिए हमें डिफरेंट एनर्जी के सोर्सेस कंज्यूम करने पड़ते हैं, है ना. कंज्यूम इन द सेंस, एनर्जी इन द सेंस, हाँ हमें फूड से मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, डन. पर हमारे पास में प्रोसेसेस चलती हैं. जैसे आपने फूड इंटेक किया यानी आपने इंजेक्शन किया तो कौन सी प्रोसेस हुई, डाइजेशन की. डाइजेशन के बाद आपने क्या किया, उसका डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन के बाद क्या हुआ, इजेशन हुआ. अब ये सारी क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट प्रोसेसेस आई हैं. ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये आपके मल्टीसेलुलर यानी ह्यूमन बींग्स का डिफरेंट प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी आफ्टर कंज्यूमिंग food. Now, next para. We have seen previously how in multicellular organisms, various body parts have specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of the specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore function of a specialized tissues. See, जब हम लोग फूड इंटेक करते हैं हमारे पास डिफरेंट फूड्स होते हैं, हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी और डिफरेंट पर्सनस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं एज पर देयर जॉब प्रोफाइल्स एंड ऑल. अब सी वी नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ अ टिश्यूज़, है ना. हमारे पास में अलग अलग टिश्यूज़ हैं, हर एक फंक्शंस के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ हैं हमारे बॉडी के अंदर, दैट वी रियली नीडेड. नाउ अब ये जो बॉडी ये जो हमारा बॉडी है इसमें आपको एनर्जी भी आ गया. एनर्जी कैसे आ गया, आपने फूड खाया उसके पास से आपको एनर्जी आ गया. अब ये एनर्जी क्या एक ही जगह पे पड़ी रहेगी, इट विल बी इन योर स्टमक ओनली, नो. अब ये पूरी एनर्जी क्या होगी आपकी, इट नीड टू बी सर्कुलेटेड, इट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड. अब ये सारा का सारा फंक्शंस किससे होता है आपका, जब ये एसिमिलेशन का प्रोसेस हो जाता है. व्हेन इट्स गेट मिक्सड विथ योर ब्लड देन इट गोज टू हार्ट प्यूरिफाइंग एंड लेटर ऑन टू द ब्लड वेसल्स. इट गोज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम अपर टू द लोअर वन, है ना. नाउ द नेक्स्ट पैरा. When chemical reaction use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create the byproduct. Definitely. कार्बन सोर्सेज जो हमने कंज्यूम किया, ऑक्सीजन सोर्सेज जो हमने इनटेक किया और अब उसके बाद में बाय प्रोडक्ट बनेगा ही डेफिनेटली. अब जो बाय प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, एक्सक्रीटा कहते हैं. तो ये जो क्या है, जो एक्सक्रीटा रहता है तो ये हमारे लिए हार्मफुल रहता है. अगर हम इसको बॉडी में ही रखेंगे तो वी आर गोइंग टू थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी. तो दिस वेस्ट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन इन अ ह्यूमन बीइंग. ये एक्सक्रीशन के थ्रू जाता है इन अ प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपीरेशन. जो एक्सक्रीस ऑफ द वाटर या न्यूट्रिएंट्स रहता है वो जो स्मॉल पोर्स स्टोमेटाज ओपनिंग्स होते हैं वहाँ से वो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर एमिट हो जाता है, इट गोज आउट. सो हियर वी हैड कंप्लीटेड वन ऑफ टॉपिक, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, एंड these are the question for tomorrow's, it's your tomorrow homework. So students, show me your homework with your mind map. Any queries, most welcome. Tomorrow I will give you the notes of the nutrition. Kindly make the key notes, the key points of the chapter as I am teaching you the topic. After the mind map, go for the key points. Done?
and leave hardly 2 pages for it, 1 and 2, front and a back for your key points, and later on you should write the question answers. Okay, thank you students, have a good day.